अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खिज़र बख्तियार और आप देख रहे हैं खिज़र 3.0। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 3 को डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट फर्स्ट होगा। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो लेट हो गई और रात का बहुत लेट टाइम भी है। तो जैसे ही हमारी क्लास थर्ड स्टार्ट हुई, सबसे पहले सर ने हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट को डिस्कस किया। अब हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट बहुत लेंथी है, उसके लिए मैं सर जीशान का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट बनी, किसने बनाई, कितने टाइम में बनी और कितने इसके वर्जन्स आए, क्या क्या इसमें अपग्रेड्स आई, ब्राउजर्स वार क्या चीज़ थी। तो ये कंप्लीट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सबसे पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो ये टॉपिक डिस्कस हुआ, आइडिया होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेटमेंट्स, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे आ गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें कि आपको आइडिया हो जाए हमने अब तक क्या किया। सबसे पहले Node.js और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की। उसके बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड और साथ में दो हमने फाइल्स बनाई थी, tsconfig.json वाली और एक पैकेजेस वाली। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है वो बाद में हम इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ पर एक और चीज कि हमने राइट फॉर्मेटिंग के साथ कोडिंग करनी है। जैसे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स कोड करते हैं ना, उसी कन्वेंशंस को और उसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस का टाइम है। जिस टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ आपकी आदत बन जाती है। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं बाद में वो चीज़ आपकी आदत बन जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सही तरीके से जैसे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स कोड करते हैं वैसे ही फॉर्मेटिंग आप यूज़ करें प्रैक्टिस के टाइम, तो ये आगे जाके आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने डिस्कस किया वार वेरिएबल। इसमें जो वार और लेट में डिफरेंस था उसको हमने छोड़ा था, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट तो यहाँ पर ये आप पढ़ भी ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम जब कोडिंग करते हैं तो उसमें जब हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोड करते हैं, कोडिंग के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो हर एक इंस्ट्रक्शन एक का स्टेटमेंट होती है और हर एक स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये है कि अगर आप इंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पे जाते हो तब भी आपकी एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट हो जाती है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप सेमीकोलन लगा के एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करें। इसी तरीके से आप एक लाइन में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं सेमीकोलन लगा के, ठीक है। और उसके अलावा स्टेटमेंट के बारे में आप यहाँ पर बाकी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब लेट और वर, कॉन्स्ट का तो मैंने बता दिया था कि कॉन्स्ट में जो वैल्यू होती है वो नहीं चेंज होती, ठीक है। ये तीनों कीवर्ड्स हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ये कीवर्ड्स हैं। कॉन्स्ट हम तब यूज करते हैं कि जब आप वैल्यू नहीं चेंज करना चाहे, वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाती है, वैल्यू फिर चेंज नहीं होती। वेरिएबल और लेट दोनों जो है ये वो कीवर्ड्स हैं, इसको हम तब यूज करते हैं कि जब आप वैल्यू को चेंज करना चाहें आगे जाके। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि वार जो है वो ग्लोबल स्कोप है, वो फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप अब क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। अभी हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मैं टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको जूम करके दूँ। ये देखिए मैंने इफ के साथ, ये एक कंडीशन है, ये आगे जाके हम कंडीशंस पढ़ेंगे। ये मैंने कंडीशंस यूज की, लेकिन एक में मैंने वार यूज किया ब्लॉक के अंदर, ये पैरेंथेसिस जो मैंने लगाया है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर जो मैंने ये यूज किया ये वार, एक में मैंने वार यूज किया, एक में मैंने लेट यूज किया। तो जिसमें मैंने वार यूज किया तो इस ब्लॉक से बाहर भी अगर मैं इस वार को कॉल कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं इस ये एज मैंने यहाँ पर एक डिक्लेयर की है वेरिएबल को, इसको मैं इस ब्लॉक से बाहर कॉल कर रहा हूं और तब भी ये जो है रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। हालांकि जब मैंने लेट यूज किया और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसको मैंने एज1 का नाम दिया, और उसी तरह देखें ये यहाँ पर मैंने ब्लॉक बनाया पैरेंथेसिस में, और इस ब्लॉक से मैंने बाहर जब इसको कॉल किया एज1 को, तो ये
पहचान ही नहीं रहा कि ब्लॉक आपने एज 1 के नाम से कोई वेरिएबल बनाया भी है या नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप देखें, ये जो एज 1 है ना, ये एक ऐसी काइंड ऑफ क्लास बन गई है। यहाँ पर ये जो 2 पैरेंथेसिस लगे हैं ना, ये एक क्लास बन गई है। अभी इसी की क्लास के अंदर अगर इसको मैं कॉल करता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स देगा, लेकिन इससे मैं अगर बाहर इसको कॉल करता हूँ, बाहर इसको बुलाता हूँ, कहीं पे इसको यूज करता हूँ, तो वहां पर रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन वार के केस में ऐसे नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि हम स्कूल में डिफरेंट सेपरेट क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। अभी क्लासेस हम इसलिए बनाते हैं कि वो अच्छी तरतीब से वो चल सके। वो क्लास 5 की अलग क्लास होगी, 4 की अलग क्लास होगी, 3 की अलग क्लास होगी। अब क्या होगा, अगर क्लास आपने बना दी 3 की, लेकिन उसमें 2 के बच्चे भी आ जा रहे हैं और 1 के भी आ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप उन बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाएंगे, टीचर को कंफ्यूजन होगी, बच्चों को होगी। तो इसी तरह हम वार को इसलिए यूज नहीं करते कि इसको हमने ब्लॉक में बंद कर तो दिया, लेकिन इसको आप बाहर जाके भी कॉल कर सकते हैं। ये क्योंकि ग्लोबल स्कोप है, कहीं से भी इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक काइंड ऑफ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा था। बाकी ये है कि यहाँ पर आप देखें, वार को मैंने जब यूज किया, उसके साथ मैंने एज के नाम से वेरिएबल बनाया, उसको मैं किसी ब्लॉक से बाहर कॉल करता हूँ तो ये रिस्पॉन्स देता है। और ये जब मैंने लेट के साथ यूज किया और इसको मैं जब ब्लॉक से बाहर कॉल करता हूँ, इसको बेसिकली ब्लॉक कहते हैं, तो ये मुझे बाहर जाके रिस्पॉन्स नहीं देता, एरर शो करता है। तो ये एक इसमें डिफरेंस है। इसको ब्लॉक स्कोप इसलिए कहते हैं, उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। अच्छा, उसको फंक्शन स्कोप भी कहते हैं, लेकिन फंक्शन चूंकि अभी तक हमने पढ़े नहीं थे डिटेल्स में, तो उसको हम अभी फिलहाल स्किप करते हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक आप अपना माइंड क्लियर रखिए। एक और भी डिफरेंस है इन दोनों में, मैं उसके लिए इसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक दूसरा कोड पेस्ट कर देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये देखिए, दूसरा मैंने एक इसमें डिफरेंस ये है कि कंसोल लॉग को मैंने ऊपर, कंसोल लॉग हम इसलिए यूज करते हैं कि हम रन टाइम में हम देख सकें डेवलपर टूल में इसकी वैल्यूज को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर कंसोल डॉट लॉग जो है कमांड डाला है, और यहाँ पर जो है लेट के लिए भी मैंने इसको ऊपर यूज किया। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब मैंने वार के लिए यूज किया, और वार को मैंने नीचे वेरिएबल को मैंने एक असाइन किया वार से h2 नाम देकर, तो ये ऊपर भी इसकी वैल्यू ले रहा है, जबकि लेट में ऐसा नहीं है। लेट में मैंने जो है कंसोल डॉट लॉग से मैंने एक वेरिएबल को शो कराना चाहा, और उसी वेरिएबल को मैंने फिर लेट से बनाया h3 के नाम से, लेकिन यहाँ पर ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि लेट को, क्योंकि इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन जो है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है। लेकिन वार की ये क्वालिटी है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है भी है, ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर विद वार, ठीक है, तमाम वो वेरिएबल जो वार के साथ डिक्लेयर होंगे विल गो टू द टॉप, वो ऊपर चले जाएंगे, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होस्टेड। अभी ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर तो किया है यहाँ पर वार को कंसोल डॉट लॉग के नीचे, ठीक है, लेकिन असल में ये होता ये है कि ये वार जो है ये इससे ऊपर चला जाता है, ये इसके ऊपर चला जाता है एग्जीक्यूशन के टाइम में, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर इसकी शो करता है, और लेट में ऐसा नहीं होता। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, होस्टेड। तो ये भी इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था टेम्पलेट लिटरल्स। अब देखिए, टेम्पलेट लिटरल्स यूज क्यों करते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज डालते हैं, एग्जाम्पल कोई बड़ा जुमला, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, उसके लिए फिर हम अगर डबल कोटेशन यूज करते हैं, कोटेशन मार्क जो होते हैं, या जो है हम सिंगल एपोस्ट्रोफी डालते हैं, ओपन और क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है कि जब हम यूज कर रहे होते हैं, दरमियान में अगर आ जाते हैं व्हाट्स योर नेम, तो उसमें एक एपोस्ट्रोफी अंदर आती है, तो इसके लिए फिर हमें एहतियात रखना होता है कि हम बाहर कोटेशन मार्क डालें। लेकिन अगर अंदर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी का कोटेशन आ रही है, कायद-ए-आज़म सेड, अंदर जो है फिर डबल कोटेशन अंदर भी यूज होगी, तो फिर हम बाहर जो है ख्याल रखते हैं कि हम एपोस्ट्रोफी यूज करें, तो ये बहुत ही कोडिंग को डिफिकल्ट और हेक्टिक बना देती है। इसीलिए इसको इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी कोई कोड नहीं लिखना होता, और आपने कोटेशन मार्क के लिए भी जो है डिफरेंस से जो है मतलब एहतियात नहीं रखना पड़ता कि बाहर में एपोस्ट्रोफी डालूं या डबल कोटेशन मार्क डालूं, तो ये यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो ये होता है,
इसको बैकटिक्स कहते हैं, ठीक है। हम ये फिगर इसके लिए यूज करते हैं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये हम लिखेंगे, देखिए मैंने बैकटिक्स यूज किए तो दोनों आ गए। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज। अभी मैं मजीद नीचे लिखता हूँ दे आजम said that, और इस तरह से कोटेशन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, work and work। तो देखिए मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ का एहतियात नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर मैं इसको एक फॉर एग्जाम्पल नाम भी दे देता हूँ, लेट इंट्रोडक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी को नीचे कंसोल में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन को सेमीकोलन के साथ सेव, और यहाँ पर ये देखिए पहले आप थोड़ा सा कोड देख लें, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको करते हैं रन, ट्रांसपाइल करेंगे और इसको फिर करेंगे रन। नो, ये देख लो यहाँ पर ना मैंने कोई नेक्स्ट लाइन के लिए कमांड डाली ना जो है, देखिए कोटेशन मार्क मैंने यूज किया, तो उसमें भी जो है मैंने कोई एहतियात नहीं किया, तो इसलिए ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज होते हैं, ठीक है, इसका यूज केस ये है। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल इसको सिंपली मैं डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये वही है, तो कोई इसकी ज़रूरत भी इतनी नहीं है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नाम कैसे वेरिएबल मैंने बनाया 23, ठीक है। अभी मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं इसका टाइप, ये टाइप ऑफ लिखूंगा और नम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली नीचे मुझे इसका टाइप शो करेगा कि ये कौन से टाइप का आपने यहाँ पर वेरिएबल यूज किया। आगे जाके हम मतलब किसी वेरिएबल का आपने टाइप जानना हो तो उसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं टाइप ऑफ की। ये मैंने सेव किया, यहाँ से ट्रांसफाइल किया और यहाँ से नोड इंडेक्स। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये टाइप बता दिया नंबर, नजर आ रहा है नंबर टाइप। तो ये आगे जाके फिर यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लास में, हम .json ts config.json की फाइल क्यों बनाते हैं और package.json की फाइल क्यों बनाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इन दोनों में से इस वीडियो में मैं एक एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके पार्ट 2 में मैं दूसरे को एक्सप्लेन कर दूंगा, पैकेज को मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा .json फाइल में। बेसिकली ये काइंड ऑफ परमिशंस होती हैं कि जो आप अपने कोड को देना चाहते हो कि ये परमिशन देखिए, बाकी सब कमेंटेड है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये देखिए टारगेट में क्या है कि ECMAScript का 2016 वर्जन यहाँ पर आप यूज़ करें, ठीक है। अगर इसको मैं पुराना वर्जन में यूज़ करता हूँ तो वो सर ने डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर हम लेट यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जाके वो खुद ही वार हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो लेट का फीचर आया ही नहीं था जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए हमने ये बनाया। एक सर ने हमें जो असाइनमेंट दी थी वो ये था कि यहाँ पर आप देखें नो मिट ऑन एरर, ये भी फॉल्स है। अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ ना, तो मेरी अगर कोई गलती होगी, सॉरी इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, तो मेरी अगर कोई गलती होगी, अब इसको मैं से यहाँ से कर लेता हूँ, अगर मेरी टाइपस्क्रिप्ट में कोई एरर होगा तो वो उसी एरर पे जाके रुक जाएगा और वो जावास्क्रिप्ट में जो है कन्वर्ट नहीं होगा। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को कर दिया डिलीट, ठीक है। और यहाँ से मैं एक एरर बना देता हूँ, इसी को मैं दोबारा नम स्ट्रिंग, ठीक है, नम को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया हेलो। तो ये भी एरर है, ठीक है, ये एरर है। अभी इसको जब मैं ट्रांसपाइल करूंगा तो यहाँ पर ये ट्रांसपाइल होगी ही नहीं। यहाँ पे मुझे ये एरर दे के, देखिए मुझे यहाँ पे एरर दिया, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी नहीं। तो इस तरह से ये ts-config.json की फाइल हमें हेल्प करती है। डिफरेंट हम इसको परमिशंस देते हैं, उस तरह से वो कमांड एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ऑपरेटर्स पढ़े। ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और डिवीजन। ये सब हम जब हम यूज करते हैं अपने कोड में तो उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आप स्लाइड को भी देख लें, स्लाइड में ये मौजूद है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसको कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होता है कि हम एक इक्वल साइन यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे वैल्यू असाइन होती है। लेकिन दूसरा हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो भी है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक एज बनाया, एज में आपने 5 लिखा, लेकिन उसी एज में आगे जाके आप 5 और प्लस करना चाहते हैं, तो आप उसी एज को लिख के प्लस इज इक्वल 5 लिख दें, तो वो उसमें प्लस हो जाते हैं। इसी स्लाइड में वो मौजूद भी है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें कंपैरिजन होती है, लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं कि अगर तो ये ये चीज फॉर एग्जांपल उसकी एज 15 हो और उसकी हाइट इतनी हो तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। इसी तरह और लॉजिकल ऑपरेटर है और डिफरेंट और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हमने क्लास में डिस्कस किया था। हम स्लाइड देख लेते हैं उसके लिए। ऑपरेटर्स यहाँ पे देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसको आप देख लेंगे, एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखिए। असाइनमेंट हमने n में 5 की वैल्यू डाली, तो n जब हमने फिर देखा console.log से तो ये इसमें 5 नजर आया हमें जब रन किया। उसी के बाद हमने n प्लस इज इक्वल 5 किया, तो n में 5 की वैल्यू भी प्लस हो गई, ठीक है। ये n प्लस इज इक्वल 5 का मतलब ये है कि n की वैल्यू उठाओ, ठीक है, उसमें 5 को प्लस करो और मुझे इक्वल मतलब टोटल वैल्यू दो। तो यहाँ पर ये इक्वल में क्या आएगा, हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर अभी n की वैल्यू चूंकि 10 हो गई, तो यहाँ पर हमने कहा कि n की वैल्यू को उठाओ, उसमें से 5 को माइनस करो, मुझे टोटल वैल्यू दो, तो यहाँ पर दोबारा से वो 5 हो गई। तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये डिफरेंट आप लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसमें ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक बार इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो वैल्यू असाइन हो जाए, ठीक है। वो वैल्यू फॉर एग्जांपल n में 5 की वैल्यू अंदर घुस जाए, मतलब उसमें इनपुट हो जाए इस वेरिएबल में, ठीक है। बाद में जब मैं इसको बुलाऊंगा, n को मैं बुलाऊंगा तो 5 की वैल्यू मेरे सामने आए, ठीक है। तो ये बेसिकली था एक इक्वल जब हम यूज करते हैं तो उससे वैल्यू असाइन होती है। जब दो इक्वल यूज करते हैं तो वो बेसिकली इक्वल, उसका मतलब इक्वल ही होता है, लाइक लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से कंपेयर हो रही होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस लेफ्ट साइड में 5 होगा और राइट साइड में ये ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पर ये मुझे बूलियन वैल्यू देगा ट्रू। अगर तो यहाँ पर 5 नहीं होगा तो यहाँ पर ये मुझे बूलियन वैल्यू देगा फॉल्स, ठीक है। तो ये असल में एक स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। अच्छा, जब हम 3 इक्वल के साइन यूज करते हैं तो वो ना सिर्फ हमें मतलब वैल्यू कंपैरिजन कर रहा होता है, बल्कि उसकी टाइप कंपैरिजन भी कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो वो कंपेयर तो करेगा, लेकिन इन केस अगर वो n को की वैल्यू जो 5 है उसको मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, ठीक है, उसको मैंने डबल कोट्स में लिखा है, यहाँ पर ये जो 5 है इसको मैंने नंबर में नहीं लिखा, स्ट्रिंग में लिखा है, तो फिर यहाँ पर टाइप भी कंपेयर होगा और मुझे वैल्यू मिलेगी फॉल्स, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब एक इक्वल साइन यूज होता है तो उसका मतलब असाइनमेंट है, दो इक्वल साइन यूज होते हैं तो उसका मतलब दोनों साइड पे वैल्यू कंपैरिजन है, और जब 3 इक्वल साइन यूज होते हैं तो नॉट ओनली वैल्यू कंपेयर होती है बल्कि उसके साथ साथ उसकी टाइप भी कंपेयर होती है, और आपको जो वैल्यू मतलब आउटपुट जो मिलता है वो आपको बूलियन की फॉर्म में मिलता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आपको मिलती है। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, n की वैल्यू 5 कर दी, लेकिन बताया है कि अगर n की वैल्यू 5 के बराबर या उससे बड़ी है और n की वैल्यू 10 से छोटी है, तो फिर जो है क्या यहाँ पर क्या शो होगा, console.log। तो आगे जो है हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा ट्रू, ट्रू मिलेगा, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 10 से छोटी भी है और n की वैल्यू 5 के बराबर भी है। दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो है वो क्योंकि वेरीफाई हो रहे हैं तो इसलिए हमें वैल्यू यहाँ पर ट्रू मिलेगी। तो सिमिलरली और भी यहाँ पर एंड में ये होता है कि जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हो,
यूजर पर एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, सबका जो है वैलिड होना लाजमी है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, उस कोड को रन करने के लिए। हालांकि और में इसकी बरक्स ऐसा नहीं होता, और में सिर्फ ये होता है कि या तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन या ये दूसरी वाली कंडीशन, इनमें से कोई भी जो है रन हो, इनमें से कोई भी जो है वैलिड हो या ठीक हो तो प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। और ये इस तरह से जो एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसका मतलब है नॉट, तो नॉट इक्वल्स टू के लिए ये यूज होता है, या नॉट इक्वल्स टू दिस प्रोग्राम के लिए, या नॉट इक्वल्स टू दिस कंडीशंस के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। ये एक समराइज किया मैंने वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो गई। इसके आगे जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया वो पार्ट 2 में डिस्कस होगा इंशाल्लाह। टिल देन सिया, एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।